नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में एक ऐसे मुद्दे की गूंज सुनाई दी कि बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बन गई। जी हां, बीजेपी ने चुनाव में जोरों शोरों से इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश के युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी दी जा रही है और बीजेपी की लगातार तीसरी बार जीत के इस दावे को काफी अहम भी माना जा रहा है। अब एक बार फिर से प्रदेश में 2605 नवनियुक्त पटवारियों को संबोधित करते हुए सीएम नायब सैनी ने बिन पर्ची बिन खर्ची के मुद्दे को एक बड़ा बदलाव बताया है और साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। बिन खर्ची बिन पर्ची, ये शब्द सुनते ही हरियाणा विधानसभा चुनाव का समय आंखों के सामने आ जाता है, क्योंकि ये शब्द हरियाणा के चुनाव में किसी भी मुद्दे से कमोबेश ज्यादा ही सुनाई पड़े और प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का एक कारण ये मुद्दा भी माना जा रहा है। अब एक बार फिर से प्रदेश में निकाय चुनाव होना है, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले एक बार फिर इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी है। मौका था 2605 नव नियुक्त पटवारियों को सम्मान समारोह का। सीएम नायब सैनी ने बिन पर्ची बिन खर्ची ने नौकरी दिए जाने का सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया और दावा किया कि आज पारदर्शिता के साथ योग्यता के दम पर युवाओं को नौकरी मिल रही है। कि हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि हम एससीएस अधिकारी लग जाएंगे। कल्पना से परे होता था। बिना पर्ची बिना खर्ची के एक गरीब परिवार का बच्चा एससीएस अधिकारी लग जाता है। ये सरकार की ट्रांसपेरेंसी का ही खेल है। ये बच्चे की ही मेहनत है, ये आप लोगों की मेहनत है कि आज अपनी मेहनत के बल के ऊपर आज आपको पूरा का पूरा सम्मान दिया है, ये सरकार ने दिया है और इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस नेताओं के नौकरी देने के बयानों और 25,000 युवाओं का रिजल्ट रुकवाने के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एक और कहने लगा दूसरा, और कहने लगा, कहा जी मेरे को 50 वोट दो, मैं ठूले के 50 वोट के ऊपर एक नौकरी दूंगा। एक ने घोषणा करी। एक और उससे आगे निकला, वो ये कहने लगा, कहा जी मेरे को वोट दो, कहा मैं ठूले के अनुसार नौकरी दूंगा। कितनी युवाओं को चिंता हुई। चिंता वही होगी भी 2014 से पहले जो स्थिति थी वही स्थिति बनी भी, नौकरी नहीं। और मेरे पास इकट्ठे होके आगे काफी संख्या में युवा और कहने लगे, कहा जी रिजल्ट निकाल दो। मैं कभी रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता, परंतु मैं एक वायदा आपसे करता हूं। उन्हीं के बीच में मैंने कहा, युवा साथियों के बीच में कहा कि मैं आपसे एक वायदा करता हूं कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा मैं ज्वाइनिंग लेटर आपको पहले दूंगा, बाद में मैं सख्त लूंगा। मैंने ये बात कही और मुझे इस बात की खुशी भी है, मुझे इस बात का गर्व भी है कि मैंने अपने 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, बाद में मैंने अपनी ज्वाइनिंग के ऊपर साइन किया। सीएम नायब सैनी ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली और साथ ही पहले की सरकार में नौकरियों के बंदर बांट का भी आरोप लगाया। बहरहाल ये माना जा रहा है कि बिन पर्ची और बिन खर्ची का मुद्दा बीजेपी के लिए एक ऐसा सियासी हथियार बन चुका है जिसका विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। दिनेश अग्रवाल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा धवन जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं दिनेश जी आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि सरकार की तरफ से नौकरियों का पिटारा लगातार युवाओं के लिए खोला जा रहा है और बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां देने का दावा भी किया जा रहा है। इस दावे में आप कितना दम है ये समझा जा सकता है, क्योंकि चुनाव के वक्त भी इसी मुद्दे को भुनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया और सरकार में आने में सफल भी हुए। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसी बात को दोहराया और कांग्रेस पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली कि किस तरह से चुनाव के समय में
50 वोट पर एक नौकरी देने की बातें जो है वो कही जाने लगी थी, युवाओं में एक चिंता बढ़ गई थी कि पहले वाला ही सिस्टम फिर से लागू हो जाएगा। दिनेश जी। हाँ, मुझे आपकी अंतिम लाइनें नहीं सुनाई दी थी, बाकी मैंने आपको सुना था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो शायद मेरी आवाज आप तक आ रही है। जी जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। जितेंद्र भाई, आपका जो मेरे पास डिबेट का इशू आया था, मैं उस पर बात करूं या सीएम सैनी जो बोल रहे हैं उस पर बात करूं? सर, बिना पर्ची बिना खर्ची मुद्दा है, यही मुझे लगता है, यही आपके पास मुद्दा पहुंचा होगा। नहीं, मेरे पास मुद्दा ये पहुंचा था कि पटवारियों की भर्ती हुई है और पटवारियों की भर्ती के ऊपर विषय था। हाँ, पटवारियों की भर्ती पर ही विषय है सर। पटवारियों की भर्ती 2605 पटवारी भर्ती हुए बिना पर्ची बिना खर्ची के। सीएम ने उन्हीं के सम्मान समारोह में ये बात कही है। दिनेश जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो हितेंद्र भाई, मैं ये कहना चाहता हूं जी कि नायब सिंह सैनी जी हाँ बिना पर्ची बिना खर्ची की जो बार बार बात कर रहे हैं, चुनाव के दौरान भी करी, चुनाव के बाद भी कर रहे हैं, जी, मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग, इनके राष्ट्रीय नेता, इनके प्रधानमंत्री मंचों पर मुजरे की बात करते थे, उसका जिक्र नायब सिंह सैनी करते। वो कहते थे कि कांग्रेस आ गई तो तुम्हारे 2 कमरों में से 1 कमरा कांग्रेस छीन ले जाएगी, उसका जिक्र नायब सिंह सैनी नहीं करते। कि तुम्हारी 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस छीन ले जाएगी, उसका जिक्र नायब सिंह सैनी नहीं करते। तुम्हारा मंगलसूत्र कांग्रेस छीन ले जाएगी, उसका जिक्र नायब सिंह सैनी नहीं करते। रमेश बिदूड़ी दिल्ली के अंदर महिलाओं के ऊपर जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, उसके ऊपर नायब सिंह सैनी टिप्पणी नहीं करते। और ये वही नायब सिंह सैनी है जो बिल्कुल कंफ्यूज्ड मुख्यमंत्री है। जिस दिन से बने उस दिन से आज तक इनके सारे फैसले कंफ्यूज्ड है। और पिछली सरकार 2019 से 2024 के बीच की जो सरकार थी, उस सरकार के दौरान जो आपने अंतिम समय में 5 साल तक आपने नौकरियों पर बैन लगाए रखा, लेकिन जब चुनाव आपको नजदीक आता दिखाई दिया तो हरियाणा के अंदर 24-25 हजार नौकरियों के नाम पर आपने 50 लाख बच्चों के फार्म भरवा लिए और उन बच्चों को ये सपना दिखाई रखा कि आपकी नौकरी लगाएंगे हम। एक बार वोट तो ठग लो उनकी वोट ठगने के लिए तुमने जो ड्रामा खड़ा किया, और वो जो आपने जो नौकरियों के लिए जो आवेदन मांगे थे, जो रिजल्ट उसका आया था, रिजल्ट रुका इसलिए कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी। उस पर भी कांग्रेस पर दोषारोपण करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस तो भर्ती रोकोगे। अरे, जब आचार संहिता लग रही है तुम उस भर्ती को डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, तो उसमें कांग्रेस का दोष कहां से हो गया? लेकिन आज तक नायब सिंह सैनी का यह फोबिया खत्म नहीं हो रहा। जो भी फैसला उन्होंने लिया, मैं कितने फैसले उनके गिनवाऊं जो फैसले लेते हैं और फिर यू टर्न ले लेते हैं। किसानों के पराली के मामले पर उन्होंने यू टर्न लिया। उन्होंने राजेश खुल्लर को जो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया, फिर चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया, फिर 8 बजे उनको अपॉइंट कर दिया, 12 बजे उनको हटा दिया, 3 दिन बाद फिर लगा दिया। जिस मुख्यमंत्री को ये भी आपको कंफ्यूज फैसला लग रहा है क्या, जो 2605 पटवारियों को चयनित किया गया है नौकरी पर जिनको लगाया अब गया? आपने बात शुरू किया तो सुननी चाहिए। हाँ, वही सुन रहा मैं ये कह रहा हूँ, ये बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करते हैं। आप एक बात बताइए कि 3 करोड़ रुपए की रिश्वत कौन ले रहा था? HTSC का डिप्टी सेक्रेटरी, जबकि HTSC में नौकरी कौन लगा सकता है? सीएम लगा सकता है या HTSC का चेयरमैन लगा सकता है। आपका डिप्टी सेक्रेटरी अगर रिश्वत ले रहा है तो क्या सीएम की जांच नहीं होनी चाहिए थी? नौकरियों में पैसा आप खा रहे हो। और इससे बड़ी सबूत क्या होगा कि मैंने बार बार बताया कि हिमाचल के परमाणु का एक लड़का, जिसको नेत्र बाधित कोटे में HTSC में आपने टॉप रैंक दे दी, और वो लड़का कार भी चला रहा है, उसके नाम ड्राइविंग लाइसेंस भी है, और नेत्र बाधित कोटे के अंदर लेकर आप उसको टॉप रैंक दे रहे हो हरियाणा में। क्या बिना पैसे बिना पर्ची बिना खर्ची के हो गया? आप बाहर के 100 आदमी लाते हो, हरियाणा के अंदर SDO लगा देते हो। आपको हरियाणा में बच्चे नहीं मिले। वो जो बाहर के बच्चे आए थे, क्या बिना पर्ची बिना खर्ची के आ गए? 3 करोड़ रुपए बिना पर्ची बिना खर्ची के आ गए। आपकी महिला आयोग की उपाध्यक्ष जवाब ले लेते हैं। ठीक है आपने महिला आयोग की अध्यक्ष की जांच क्यों नहीं करी? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नेहा जी, बिना पर्ची बिना खर्ची का जो दावा आप करते हैं, मुख्यमंत्री भी आज ये कह रहे थे कि मेरा भतीजा भी मेरे पास आया नौकरी के लिए कहने लगा, और इस तरह से मतलब एक बड़ा परिवर्तन हरियाणा में हुआ है कि अब बिना पर्ची बिना खर्ची का दम भरती है सरकार। लेकिन सरकार पर तो सवाल उठा रहे दिनेश अग्रवाल जी कि पर्ची खर्ची तो अभी भी चल रही है, इसीलिए इस तरह के मामले सामने आए। नेहा जी, उम्मीद करती हूँ दिनेश भाई साहब अपना तैश नीचे करके कम करके ध्यान से मेरी बात सुनेंगे।
बहन मैंने बहुत ध्यान जरूरी से है सुन ली, दिनेश जी, लेकिन आपके शब्दों लिए। से दिनेश ज्यादा दिनेश जी, इतना आक्रामक होने की क्या जरूरत है? इतना ज्यादा आक्रामक होने की क्या जरूरत है? वो अपनी सुनी बात करें, कहा, आपने मैंने अपनी तो कही। अभी बोली नहीं। ठीक है नेहा जी। हाँ, अभी तो मैं बोली ही नहीं, शुरू किया अभी तो बोलना। सुनिएगा ध्यान से। हितेंद्र जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को जरा ये समझाइए कि हमने ये कहा नहीं है कि हम बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां देंगे। ये हमने करके दिखाया है और हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमारे इस काम पर यकीन भी किया है, मुझे ये जिसका बताइए, दिनेश प्रतिफल जी, इस विधानसभा दिनेश में जी, दिया मैं और आऊंगा हमने आपके फुल पास, अभी मैंडेट की खत्म नहीं हो रही है सरकार डिबेट। बनाई। उन्हें अपना बीच जवाब में तो देने मत दीजिए। बोलिए दिनेश जी, बात में मेरे बीच प्रश्नों में का नहीं भी दिनेश जी, बोलेंगे आप ही के सवालों का जवाब दे रही बीच हैं में वो। नहीं बोलेंगे आप ही के सवालों का जवाब लिया उनसे। मेरे आपके कौन से प्रश्न हैं? आप थोड़ा धैर्य तो आपके रखिए, कौन से प्रश्न जवाब हैं सुनिए तो जिसके सही जवाब पहले, नहीं उसके मेरी बाद है? आप पूछिए फिर। मेरी बात सुनिएगा और आप कांग्रेस नेहा जी, जो बात मेरे पूरी कीजिए प्रश्न अपनी। होंगे उसका जवाब भी दीजिएगा और कान खोल के सुनिए मेरी बात। अब बात पूरी कीजिए नेहा जी। जो ज्ञान आप यहाँ बैठ रख के बांट रहे हैं ना, ये थोड़ा ज्ञान जाकर अपने राहुल गांधी को दीजिए। राहुल गांधी को नेहा ज्ञान जी, दिया होता तो नेहा आज जी। आप सरकार में होते और आपका मुख्यमंत्री होता हरियाणा में। सुन लीजिए मेरी बात हितेंद्र जी, इनका वॉल्यूम डाउन करिए ना। अरे हिम्मत नहीं है आपकी सुनने में। आपने तो नौकरियां बांटी थी मुख्यमंत्री के आवास से। आपने तो लिस्टें बनाई थी आपके तो शमशेर गोगी जी और पता नहीं कौन कौन। आपके तो उदय भान खुद कांग्रेस के अध्यक्ष भी नौकरियां बांट रहे थे। क्यों नहीं सुनी जनता ने आपकी? क्यों नहीं सुनी जनता ने आपकी? उदय भान जी अलग नौकरियां बांट रहे थे, शमशेर गोगी अलग बांट रहे थे। क्या उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कान नहीं खुले थे? क्या सुनाई नहीं दे रहा था? क्या मुंह की खाई लाई आपको हरियाणा प्रदेश की जनता ने? शर्म फिर भी नहीं आती आपको दिनेश? दिनेश जी, दिनेश जी, सुनने का वादा दिनेश जी, कीजिए। अकल होनी दिनेश चाहिए जी। बात कहने से पहले और इतना दिल होना चाहिए सुनने ठीक है दिनेश जी, दिनेश जी, आपने अपनी बात कही। दिनेश जी, आपने अपनी बात कही, बिना रोक टोक के कही, उन्होंने कोई डिस्टरबेंस नहीं किया। आपको अपनी बात रखने के लिए पूरा समय दिया गया और मैं फिर से आपके पास आऊंगा सर। दिनेश जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। आपको जो भी आपत्ति होगी वो आप रख सकते हैं। ऐसे क्या फायदा है? इस तरह से चर्चा हो पाएगी? क्या इस तरह से कोई जवाब मिल पाएगा? दिनेश जी, आपकी क्या मंशा है उसका जवाब दीजिए। दिनेश जी, वो अपना जवाब दे रही है, पर उनको अपना जवाब देने दीजिए। उसके बाद आपकी जो भी आपत्ति हो आप रख सकते हैं। मदद करने क्यों बीपी बढ़ा रहे हैं अपना? बीपी बढ़ रहा है आपका, जवाब नहीं है बात आपके सुनिए, पास। दिनेश आप जी। कहने का वादा है तो सुनने का वादा होना चाहिए। भारतीय इस जनता बात का दिनेश जवाब जी। नहीं है, कान खुले रखो। मुंह से बकबक करना ही आता है कांग्रेस के नहीं प्रवक्ताओं को। नेहा जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें प्लीज। सुनिए बात मेरी ध्यान से। ठीक है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मैं बिल्कुल करूंगी और अकल ही नहीं है इस आदमी को। बिल्कुल किसी को आक्रामक होने की बीच में जरूरत बोले नहीं जा रहे है। हैं, जब सुनने दिनेश जी, का वादा आक्रामक होने की नहीं, जरूरत बोल नहीं रहे है। आराम से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आराम से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं ना। अब चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव जरूर होने हैं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव नहीं होने हैं जो इतना ज्यादा आक्रामक हो अकेले रहे हैं इनको आप। बुलवाइए। ठीक है, निकाय चुनाव जरूर होने हैं, उस पर इस मुद्दे का असर पड़ सकता है। नेहा जी, यहीं बोलकर बैठकर सारा नेहा जी, मेरा सवाल आपसे था। भ्रष्टाचार से भरी इनकी कांग्रेस। क्यों बुलियन सोना निकलता है आपके घर में? क्यों ईडी के छापे पड़ते हैं आपके यहाँ पर और पैसा निकलता है? ईडी छापे मारे और आपके घर कुछ ना निकले तो बताइए ना। शर्म आनी चाहिए आपको। ऊपर से बोल दिया, पूरा देश खा गए, पूरा देश लूट लिया, युवाओं के सपने तोड़ दिए, युवाओं को शिक्षा का अधिकार छीन लिया उनसे। लोग आपके कार्यकाल में मर मर कर जीते थे। जाति पाति भ्रष्टाचार का नारा आपका था, महंगाई आपने बढ़ाई, क्या किया आपने? पूरा देश बेच के खा गए, सारी ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान नहीं किया, नष्ट कर दिया। आप तो अपने प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर पाए। आप तो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की गरिमा को नहीं रख पाए। माननीय मनमोहन सिंह जी, आपके पास में इतना बड़ा एसेट थे, आप तो उसका भी सम्मान नहीं कर पाए। अब क्या करेंगे देश में? देश को बांटा आपने 4 कोनों में। जम्मू नहीं, कश्मीर ठीक है। नेहा धवन जी और दिनेश अग्रवाल जी, मेरा आप दोनों नेताओं से, आप दोनों प्रवक्ताओं से, बैठे आप अपना नेहा जी और दिनेश जी, हम अगर विषय पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। विषय बिना पर्ची बिना खर्ची है और इसीलिए दिनेश जी मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि आपको ये मुद्दा भारी पड़ा है? आपके नेताओं ने जिस तरह से बयानबाजी की थी चुनाव के मौके पर, चुनाव के दौरान जिस तरीके की बयानबाजी की गई, दिनेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि आपके नेताओं ने जो उस वक्त बयानबाजी की उसका आपको नुकसान हुआ विधानसभा चुनाव में? जो लोकसभा चुनाव में जो पार्टी बढ़त में चल रही थी, वो पार्टी पिछड़ गई सत्ता में आने से। दिनेश जी,
आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह के बयान चुनाव के दौरान दिए उसका नुकसान हुआ आपको? नेहा जी, डिबेट का सत्यानाश ठीक कर है, रहे हैं। नेहा जी एक बार। आपको क्या लगता है अब आपका नेहा जी मैं दिनेश जी से सवाल ले रहा हूँ, नहीं, दिनेश मैं जी तो से पहले सवाल ले ही रहा चुप हूँ। थी ना, हितेश जी, मैं तो पहले ही चुप थी। नेहा जी, मैं तो पहले ही चुप थी ना। अब हितेश जी, ठीक है, हितेश जी, एक बात दिनेश जी बताइए, जवाब की इस बात का नहीं दे है दीजिए। कि मैं इनको बोलने दूंगी। जवाब अब इस मैं बात का इनके दे बारे में दीजिए। इनको क्यों बोलने दूंगी? ठीक, मैं नेहा जी, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी हितेश जी। नेहा ये जी। कायदे की बात नहीं है। नेहा जी ठीक है, मैं सवाल उनसे पूछ रहा हूँ। आपको नहीं लगता दिनेश जी के आपको आपकी पार्टी के नेताओं ने जो बयान दिया इनका उसका जवाब नुकसान हुआ चुपचाप क्यों जाए? कांग्रेस को? इन्होंने क्या कर्म किया है ऐसे? उसका जवाब इन्होंने दे हरियाणा दीजिए प्रदेश के लिए क्या कर्म किया है? जनता के लिए क्या कर्म किया है? इनकी बात सीधी जाएगी। सरकार से सवाल पूछना हमारा हक है, हम पूछेंगे। क्यों आपकी जवाब, आपका जवाब क्यों होगा? आप एक दूसरे को व्यक्तिगत इस तरह से जवाब देंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। मुझे एक को म्यूट करना पड़ेगा। सत्यानाश कर दिया। मुझे दोनों में से एक प्रवक्ता को म्यूट करना पड़ेगा अगर इसी तरह से आप एक मेरी दूसरे को बात जवाब सुन देते लीजिए रहेंगे। पहले हितेश जी। हाँ, अगर ठीक है। आपने मुझे म्यूट किया, नेहा जी, मैं आपसे जवाब ले रहा हूँ। नेहा जी, पहले मेरी बात नेहा जी, आप ही की बात पूरी करवानी है। उसके बाद इनका आप ही की बात पूरी करवानी है नेहा जी, लेकिन दोनों अगर एक दूसरे को ही जवाब देते रहेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा ना। बिल्कुल, इनको अगर दोनों एक दूसरे को जवाब देंगे तो ऐसे तो चर्चा नहीं हो सकती। आप ही बता दीजिए। म्यूट कर दीजिए। मैं एक दिनेश मिनट जी, में अपनी अगर बात आप चुप कहूंगी। रहेंगे तो बेहतर रहेगा, चर्चा मैं सिर्फ चलेगी। एक जी मिनट के नेहा लिए जी, जल्दी से बात जवाब कहूंगी, जवाब फिर ले दीजिए। लीजिए बात। हाँ, जल्दी से दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। भाई देखिए, कांग्रेस के समय में लिस्टें बनती थी मुख्यमंत्री के आवास से। इनके बड़े नेताओं ने तो ये बात का प्रमाण ही दे दिया। चुनावी प्रचार के अंदर हर नेता ये बात बोल रहा था कि मेरे कोटे की नौकरियां मैं बांटूंगा, मेरे रिश्तेदारों को मैं बांटूंगा, हर गांव से 5-5, 8-8 नौकरियां दूंगा। इसके ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए कि खर्ची पर्ची इनके समय में थी। आज जब हरियाणा प्रदेश की युवाओं को एक आस बनी कि केवल और केवल बीजेपी की सरकार के समय में बिना खर्ची बिना पर्ची जो मेरिट में आते हैं बच्चे। आदमपुर के उपचुनाव में मेरी ड्यूटी थी हितेंद्र जी। काजला मंडल के एक गांव में एक युवा की नौकरी 5 बार लगी। 5 बार वो नौकरी कैसे ले गया? अगर हम पैसे लेते, अगर हम नौकरी किसी सिफारिश से देते तो क्या एक शख्स की नौकरी 5 बार लगती? आप खुद बताइए। ऐसे न जाने कितने युवा हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से, उनके माँ बाप ने जो उनको पढ़ाने के लिए मेहनत की, उसके बाद उनको आज नौकरी मिली। उसका नजारा आज आप स्टेट युवा की जो ये कार्यक्रम था इसमें आप देखिए, प्रत्येक युवा इतना खुश, इतना खुशी में था, इतना हर्षोल्लास का माहौल था। अगर ये बच्चे पैसे देके लगे होते ना तो इस तरह का माहौल, इस तरह का धन्यवादी, थैंकफुल उनका नेचर नहीं होता। और दूसरी बात, कौन नहीं जानता इस बात को? शायद दिनेश जी ने खुद बहुत सारी नौकरियां पैसे लेकर लगवाई होंगी। ये मैं डंके की चोट पर कहती हूँ इस डिबेट के अंदर। आज बात कर रहे हैं, यहाँ पर चिल्ला रहे हैं। आपको अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। भ्रष्टाचार शब्द ही कहाँ से पनपा? भ्रष्टाचार सरकार में शब्द कहाँ से पनपा? कांग्रेस की सरकार के समय में भ्रष्टाचार पनपा। आप इस बात से छूट नहीं सकते हैं दिनेश जी। दिनेश जी, शब्द कहाँ से आया? अगर आपकी सरकार के समय दिनेश जी, में, कांग्रेस के समय में सही ठीक काम होते, ठीक है नेहा जी, बिना ठीक है पैसे लिए नौकरियां दिनेश जी, दी होती, तो दिनेश जी, आज आपका दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, आपके नेताओं ने, आपके उम्मीदवारों ने क्या ये बातें नहीं कही कि इतनी वोट दे दीजिए, इतनी वोट के हिसाब से नौकरियां देंगे? आप कुछ मर्जी बोलिए दिनेश जी, कुछ मर्जी बोलिए, जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं आप। आपके साथ पहले भी डिबेट हुई है मेरी। नहीं। आप तो सोच समझ के बोलते भी नहीं है। आप अपनी कांग्रेस की चापलूसी करते रहिए, हम अपने फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। हमने ये करके दिखाया है, हमने बिना पर्ची बिना खर्चे नौकरियां दी है, हमने करके दिखाया। हम उसके बेसिस पे बात करते हैं। आप की तरह नहीं है कि झूठी बात को भी सच्ची बनाकर बोलते रहिए। आप अंदर से सब जानते हैं, आप अंदर से सब जानते हैं, आप अंदर से सब जानते हैं कि कांग्रेस के समय में क्या हाल था। इतने रिश्तेदार कैसे लगते थे, इतने रिश्तेदार रोहतक आवास से नाम लिस्ट में डलवा कर रखते थे। कमाल करते हैं बात वही। इतना ज्यादा आक्रामक होने की क्या जरूरत है दिनेश जी? ये तो जग जाहिर है ना, ये तो आपने भी देखा होगा दिनेश जी। भाई हमारी सरकार की तरह, दिनेश जी, हमारी सरकार की तरह अगर दिनेश जी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ दिनेश जी, कार्रवाई करने का वादा उन्होंने होता, किस आधार पर तो कहा ये भी आपने कांग्रेस सुना होगा। आज हरियाणा सरकार में होती। दिनेश जी, दिनेश जी, मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। दिनेश जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ।
आपसे सवाल पूछ रहा हूं और सवाल ये पूछ रहा हूं कि क्या आपके उम्मीदवारों ने जो विधानसभा चुनाव में आपके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या इस तरह की बातें नहीं कही, क्या इस तरह की बातें नहीं कही कि कितने लोगों को, कितने युवाओं को नौकरी दिलवाएंगे? दिनेश जी सवाल ये कि क्या आपके नेताओं ने, आपके उम्मीदवारों ने ऐसी बातें नहीं कही हैं? दिनेश जी आप कुछ भी कहिए, आप कुछ भी कहिए, मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता। जनता सब जानती है और जनता ने जिस आधार पर वोट दिया है, जनता ने किस आधार पर वोट दिया है वो भी जनता को पता है। दिनेश जी, आप ही के उम्मीदवारों ने, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान क्या कहा, क्या वो जनता नहीं जानती, क्या वो जनता ने नहीं सुना और क्या उस आधार पर वोट नहीं हुआ, ये आपको भी पता है। अब निकाय चुनाव होने वाले हैं। मेरा सवाल आपसे ये है सिंपल, आपको दिनेश जी आपको क्या लगता है? दिनेश जी नहीं, ठीक है नेहा जी, विपक्ष का काम भी सवाल पूछना है, सरकार से सवाल पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, आप नागरिक भी पूछ सकते हैं, विपक्ष भी पूछ सकता है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ चर्चा में कर रहा हूँ। दिनेश जी और नहीं तो चैनल पर माफी मांग। दिनेश जी मेरा सवाल सुना आपने? पहले तो तू तड़ाक में बात मत करिए, तमीज में रहिए। नहीं नेहा जी और दिनेश जी, आप फिर से व्यक्तिगत हो रहे हैं, ऐसे ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है। दिनेश जी ये ठीक नहीं है जिस तरीके से आप दोनों लोग, बात क्या होती है? आपके घर की बेटी नहीं हूँ मैं? आपके चैनल आप अपने घर की महिलाओं से तू तड़ाक में बात करते होंगे। मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप अपने घर की महिलाओं से इस तरह का व्यवहार करते होंगे तू तड़ाक में। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। FIR दर्ज कराओ। मुझसे दिनेश जी, मुझसे बात करनी है तो जी लगाकर बात करिएगा। मुझसे बात करनी है तो जी लगाकर बात करिएगा। अपने घर की महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करते होंगे आप? मेरे से व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। तू तड़ाक में आपकी बात नहीं होगी, माफी मांगेगी आपकी। जवाब दीजिए, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। हरियाणा के अंदर युवाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। आपका करतूत याद मत दिलाइए मुझे, डाटा समेत आपके सामने पेश करूंगी। जितने युवाओं को आत्महत्या में मजबूर किया था, किसानों को आत्महत्या में भी मजबूर कर दिया था, आज भी आपके राज्यों की सरकारों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। माफी मांग रहे हो नेहा गवन। तमीज में बात करिए, जितेंद्र जी को तमीज में बात करना सिखाइए, वरना मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाएगी जो आपके लिए सही नहीं होगी। नेहा जी और दिनेश जी नहीं, ठीक नहीं है इस तरीके से आप व्यक्तिगत, आप एक दूसरे पर व्यक्तिगत अगर बातचीत करेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा सवाल ये फिर से, नहीं नेहा जी और दिनेश जी, प्लीज, नेहा जी और दिनेश जी एक दूसरे पर इस तरह से कोई टिक्का टिप्पणी नहीं, इस तरह से बातें नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं, बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं। दिनेश जी ठीक है। दिनेश जी, नेहा जी और दिनेश जी, आप दोनों से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक दूसरे पर इस तरह से व्यक्तिगत हमलावर होने की कोई जरूरत नहीं है। चर्चा में हम बात कर रहे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के मुद्दे को लेकर के, कितना बड़ा ये मुद्दा है, कितना इसका असर पड़ता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा गूंजा है और अब एक बार फिर से जब 2605 लोगों को नौकरियां मिली हैं, पटवारी के रूप में वो नए चयन हुए हैं युवा, तो उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और आप कहाँ इधर उधर की बातें करने लग गए दोनों के दोनों एक दूसरे से। इस तरह की बातें नहीं। अभी नेहा जी और दिनेश जी क्यों एक दूसरे पर इतना ज्यादा व्यक्तिगत हो रहे हैं आप लोग? नेहा जी और दिनेश जी एक दूसरे पर क्यों इतना व्यक्तिगत हो रहे हैं? आपने दोनों ने ही एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, एक दूसरे दलों पर आरोप लगाए हैं, लेकिन कम से कम व्यक्तिगत मत होइए ना, यहाँ पर व्यक्तिगत मत होइए ना। दिनेश जी मुद्दा यहाँ पर यह है कि बिन खर्ची बिना पर्ची के जो दम सरकार भर रही है, तीसरी बार लगातार जो प्रदेश में सरकार बनी बीजेपी की, उसको लेकर के भी यही कहा जा रहा है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकार बनी है और इसीलिए लोगों में विश्वास पैदा हुआ है। लेकिन अब निकाय चुनाव भी होने हैं, तो क्या आपको नहीं लगता जिस तरह का रवैया पार्टी के नेताओं का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, अगर ऐसा ही रहेगा तो उसका नुकसान क्या निकाय चुनाव में नहीं होगा कांग्रेस पार्टी को? आखिरी जवाब जल्दी से दिनेश जी 10 सेकंड में जवाब चाहता हूं, निकाय चुनाव पर कितना असर पड़ेगा इस मुद्दे का? 10 सेकंड में जवाब।
जो सरकार जी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरियां दे रही है, जो सरकार नौकरियों को बेचने का काम कर रही है, उसके अधिकारी 3-3 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। और सरकार का मुख्यमंत्री सरकार बनने के बाद नौकरियों में से डोमिसाइल को खत्म कर देता है, हरियाणा के युवकों के हितों पर कुठाराघात करता है, हरियाणा के युवकों को बेरोजगारी के दलदल में धकेलता है और पिछली टेन्योर की दी हुई नौकरियों का बखान खत्म नहीं हो रहा 6 महीने से। 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं है ये। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अगर एक साल में 56,000 से ज्यादा नौकरियां मिली हैं, देने की बात नहीं करता, ना वो एमएसपी पर फसल खरीद पा रहा, ना किसानों को डीएपी दे पा रहा, ठीक है, ना उचित मूल्य। चलिए ठीक है। नेहा जी आपको क्या लगता है निकाय चुनाव पर इस मुद्दे का कितना असर रहेगा? ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का जो दावा कर रही है बीजेपी, क्या उसमें सफल हो पाएगी? क्या उम्मीद करोगे? नेहा जी जल्दी से 10-15 सेकंड में। जी 100% निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। मुझे लगता है कांग्रेस के लोग किसी और धरती पर रहते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए हमने काम किया है और उनको मालूम है हमने क्या काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश का युवा, हरियाणा प्रदेश का किसान, हरियाणा प्रदेश की आंगनवाड़ी सेंटर्स के कार्यकर्ता सभी जानते हैं किनके लिए हमने क्या काम किया है। आज जो गाँव वासी अपने सीएचसी और पीएचसी में जाते हैं तो वहां पर सुविधाओं को देखकर ये बात बोलते हैं कि हरियाणा सरकार ने काम किया है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया नेहा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार सियासत हो रही है बिन पर्ची बिन खर्ची के मुद्दे को लेकर के, और विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा रहा और अभी भी हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिन पर्ची बिना खर्ची सिर्फ कहने के लिए है, पर्ची भी चल रही है, खर्ची भी चल रही है, लेकिन सरकार ये दम भर रही है और युवाओं को लगातार जो नौकरियां मिल रही हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए इस मुद्दे को लेकर के नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।